हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमईटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो अभी शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 11th फिजिक्स के रिगार्डिंग। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम। और उस एनएलएम में हमने फ्रिक्शन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। हमने क्वेश्चंस किए कुछ, और बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं अभी हम उसको एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर ले लेंगे। उससे पहले मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फ्रिक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो उनको हम जल्दी से कवर करते हैं और फिर हम जो है इस चैप्टर के कंप्लीट जो क्वेश्चंस हैं वो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम करेंगे। ओके, ठीक है। तो जल्दी से आ जाएंगे। पहले दोस्तों हेडिंग ये डालेंगे। देखो आज हम क्या बताने वाले हैं आपको, नया टॉपिक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसमें हम बता रहे थे, यस हम बताएंगे आपको। पहली बात तो जो मोशन है, ठीक है ना, जो मोशन है किसी ब्लॉक की वो वेज प्लेन के ऊपर, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर किसी ब्लॉक की जो मोशन है उसका एक्सीलरेशन हमें निकालना है। तो ये हम करने वाले हैं आज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है ना, एक्सीलरेशन हमें निकालेंगे। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है, जो कहाँ पर है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है ना, मूविंग on a rough inclined surface, रफ इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है ना, रफ इंक्लाइंड सरफेस। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये वाली, ठीक है ना, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। यहाँ पर ए मास का ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है। हम ये सोच रहे हैं, हम यह मान रहे हैं कि जो थीटा वो ग्रेटर देन है थीटा ऑफ रिपोज से, एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है थीटा। इसका मतलब ये स्लाइड करेगा। ऑब्वियस है, हमने डिस्कस कर लिया है, एंगल ऑफ रिपोज से यदि थीटा ज़्यादा हो तो स्लाइड करेगा। और इसकी स्लाइडिंग जो नीचे की तरफ होगी, इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन आएगा उसका, ठीक है। अच्छा, एक्सीलरेशन किन फोर्सेस के कारण आ रहा है, ठीक है। हम यह भी मान के चल रहे हैं कि ये जो सरफेस है वो रफ है। कितनी है, रफ सरफेस है, यानी म्यू इसका दिया हुआ है। तो एक बात तो तय है कि इसके ऊपर मैं फोर्सेस ड्रॉ कर देता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम यदि मैं बनाऊँ, अगर मैं इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो क्या होगा, इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम मैं अगर बनाऊँ तो कुछ इस प्रकार से है। ये एम मास का ब्लॉक है, ठीक है ना। इस एम मास के ब्लॉक के ऊपर यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो एक बात तो तय है कि इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल है वो तो नीचे की ओर ही लगेगा, mg, ठीक है ना। और नॉर्मल जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये नॉर्मल लग गया हमारे पास। अब देखो ये मोशन किस डायरेक्शन में चल रही है, ये इंक्लाइन जो इंक्लाइन सरफेस है उसके अलोंग ये मोशन कर रही है। इसका मतलब हमें जो फोर्सेज के जो कंपोनेंट है या जो नेट जो फोर्सेज है वो उसी डायरेक्शन में लाने का प्रयास करना है। इसका मतलब मैं यदि मैं इसको ब्रेक करूँ, ठीक है, अगर मैं इस mg के कंपोनेंट बनाऊँ तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये हमें पता है ऑलरेडी, ये mg साइन थीटा आ जाता है और ये आ जाता है mg कोस थीटा। ये हो जाता है कि नहीं हो जाता, बिल्कुल। अब ये इस तरफ नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या एक फ्रिक्शन भी लगेगा, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन भी आता है। काइनेटिक फ्रिक्शन, जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जब मूव करे तो मोशन के कारण लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर काइनेटिक जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दे रखा है म्यू, तो हम बोलेंगे म्यू एन, ठीक है, यही होगा। अब चूंकि इसके वर्टिकल, इस प्लेन के वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रही, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है ना, इसको अक्स यदि मानो और इसको वाई मानो तो समेशन ऑफ एफ वाई जीरो होना चाहिए। नेट फोर्सेस वाई डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब यदि मैंने इसको बोल दिया, ये अक्स बोल दिया मैंने और ये मैंने बोल दिया वाई, तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब एन की जो वैल्यू है वो एम जी कोस थीटा के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बात तो एक तो हो गई। दूसरी बात, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो नेट फोर्सेज है, यानी समेशन ऑफ एफ एक्स यदि मैं बात करूँ तो वो होना चाहिए एम इंटू ए, मास ऑफ इंटू एक्सेलरेशन से। नेट जो फोर्सेज लगाएंगे तो पहली बात तो एक्स एक्सिस में है एम जी साइन थीटा, नेगेटिव एक्स में म्यू एन है तो इसको मैं घटा दूंगा, यानी म्यू एन, एन की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ एम जी कोस थीटा और इज इक्वल टू एम ए आएगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन आया ना प्यारे दोस्तों वो आया जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, जी साइन थीटा माइनस का म्यू कोस थीटा, ठीक है, जी साइन थीटा माइनस का म्यू कोस थीटा, ये अपने पास आ गया इसका एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब किसी ब्लॉक को इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रख दिया जाए और वो ब्लॉक एक्सीलरेशन ए से मूव कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, मूव कब करेगा,
जब थीटा ग्रेटर देन हो एंगल ऑफ रिपोज से। तो जब ये मूव करेगा तो ऑब्वियस बात है कि जो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। बट इफ फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट मीन्स the mu will be 0. If you put the mu is equal to 0, then it becomes a is equal to g sin theta, and it is ordinary acceleration. We know already this. Whenever we put any block on an inclined surface and the surface is smooth, then we know that acceleration comes out that a is equal to g sin theta. ठीक है? But if friction is also present and the coefficient of friction is mu, then the net acceleration will be g sin theta minus mu cos theta. This is the our ultimate relation. ठीक है ना? तो ये हो गया। अब लेकिन कई बार ये पूछ लेता है कि ये ब्लॉक जो है इस सरफेस के ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकता क्या? ठीक है ना? ऊपर की तरफ नहीं मूव कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? लेकिन हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? एक हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो ये तो ठीक है, डाउन टू द प्लेन मोशन है। अब अप टू द प्लेन मोशन यदि मैं बात करूं तो अप टू द प्लेन मोशन में क्या होगा, हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ठीक है ना? हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा हमें। ये कैपिटल एफ हमने बोला कि एक्सटर्नल फोर्स है। हमने एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ लगाया तो क्या ये ब्लॉक चलेगा? हम मान रहे हैं कि ये चल रहा है। ठीक है ना? हम ये मान रहे हैं कि चल रहा है, इसका एक्सेलरेशन हमें निकालना है। ठीक है ना? तो चूंकि ये चल रहा है तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम यदि बनाऊं मैं, ठीक है, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएं तो देखो क्या होगा, ये हो गया मेरे पास मास। ठीक है ना? ये अपने पास हो गया एंगल थीटा। नाउ ये अपने पास हो गया कैपिटल एफ। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो ये एफ हो गया। अब मुझे एक बात बताओ जरा, मुझे एक बात बता दोगे? एक तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर जितने भी नेट फोर्सेस लग रहे हैं उनको हम दिखाना है। यही तो अपना पर्पस होता है। तो ये हो गया अपने पास एम जी कोस थीटा और ये अपने पास लगेगा एम जी साइन थीटा। ठीक है ना? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये कंपोनेंट आएंगे। दूसरी बात, नॉर्मल डायरेक्शन में ड्रॉ कर दो ना। चूंकि मोशन अप टू द प्लेन हो रही है, इसका मतलब ये जो ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक जो है वो कैपिटल जो मास वाला, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इसके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये ब्लॉक जो है, जो बड़ा वाला जो ब्लॉक है, वेज प्लेन है, वो क्या चाहेगी? वो चाहेगा कि ये रुक जाए, रिलेटिव मोशन ना हो, क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शन जो है वो अपोजेस दी रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन अपोजेस दी रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा। अब की बार नीचे की तरफ लगेगा, यस। तो मैं ये लिख सकता हूँ यस कि एन जो है समेशन एफ वाई 0 हो गया, यानी एन जो है वो एन हो गया अपने पास एम जी कोस थीटा। एन जो हो गया अपने पास एम जी कोस थीटा। एक तो पहली बात ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। सेकंड मैं बोल सकता हूँ कि देखो एफ माइनस का एम जी साइन थीटा जो है, एफ माइनस का एम जी साइन थीटा माइनस का फ्रिक्शन यानी म्यू एन बोले तो अपने पास हो गया अपने पास एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम ए। ठीक है ना? ये अपने पास नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आराम से, यानी एफ बाई एम हो जाएगा। ठीक है? माइनस का अपने पास जी साइन थीटा माइनस का म्यू कोस थीटा, ये अपने पास नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, जल्दी से इसको नोट करना प्यारे दोस्तों। ओके, तो ये अपने पास होता है नेट एक्सेलरेशन। अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। ये हो गया, ऐसे ही पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, बस नॉर्मल यही पूछता है। अप टू द मोशन हो, अप टू द प्लेन मोशन हो तो ऐसे होगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो ये होगा। ठीक है ना? ऐसे बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो इसको नोट करो जल्दी से और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपने पास एक छोटी सी बात। ठीक है ना? अब देखो वो हम क्वेश्चन में कर लेंगे, पुशिंग और पुलिंग एफ ब्लॉक हम क्वेश्चंस में कर लेंगे। ठीक है? ये तो हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात पर चलते हैं। मेन जो अपना टॉपिक था आज का मैं डिस्कस करने वाला था वो था अपने पास फ्रिक्शन से रिलेटेड। जब कोई गाड़ी या कार जो है वो सड़क के ऊपर चलती है, सर्कुलर मोशन करती है वो। ठीक है? यदि मान लो टर्न करे, ठीक है, सड़क पर चल रही है, मान लो जो सड़क है वो टर्न आ रहा है उस सड़क का। ठीक है ना? तो जब वो टर्न करेगी तो वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। उस सिचुएशन में उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, क्या फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो हमें निकालना। उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, सेफेस्ट स्पीड ऑफ टर्न,
ठीक है ना। सेफेस्ट स्पीड ऑफ टर्न, या ऐसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड बाई विच वी कैन टर्न, ठीक है, ऑन ए रोड, ये हमें निकालना है। और फिर हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड, वो भी हम डिस्कस कर लें, ठीक है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बता दोगे क्या, मुझे एक बात बता दो कि जो सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन है वो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। सर्कुलर जो मोशन होता है हमने डिस्कस कर लिया है। सर्कुलर मोशन, यदि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यदि कोई भी पार्टिकल जो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमें पता है इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आती है ना, वो टेंजेंशियली आती है, टेंजेंशियल आती है। इसके ऊपर दो प्रकार के एक्सेलरेशन लगते हैं, यानी जो ए वेक्टर जो होता है ना, दो प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं इसके ऊपर। एक तो हम बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन में, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है, एक होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है। रेडियल डायरेक्शन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है mv²/r, या हम बोल देते हैं m⍵²r, क्योंकि जो है v = होता है ω/r, ठीक है। सर्कुलर मोशन में हम लिख सकते हैं, ये रिलेशन होता है, हमने डिस्कस कर लिया है। आप जाकर देख सकते हैं एमिटिव फिजिक्स, ओनली आपको पुट करना है एमिटिव फिजिक्स, उसमें जाकर के 11th फिजिक्स में आप प्लेलिस्ट ढूंढना और उसमें आप जाएंगे तो 2 डायमेंशन मोशन में हमने इसको डिस्कस कर रखा है, ठीक है, अच्छे से। दूसरी बात, हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है वो आता है dv/dt, इट इज़ द रेट ऑफ स्पीड, ये स्पीड है, नेट की वेलोसिटी, ठीक है ना, ये अपने पास आता है। एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो एक्सेलरेशन हमारे पास आता है, इसके पास एक डायरेक्शन आता है, मतलब यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ ना, ठीक है ना, तो आपको ध्यान हो, जहाँ तक मेरे को पता है, जहाँ तक मेरे को पता है कि यहाँ पर हमने ऐसे बोला था, मेरे को पता है जहाँ तक हमने बोला था कि ये सर्कुलर मोशन हो रही है, तो ये जो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन करता है ना, इस पार्टिकल की मैं बात करूँ, अगर हमने बोला था कि ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम बोल देते हैं रेडियल डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में हमने ये बोला था कि ये तो डायरेक्शन बोल दो, उस डायरेक्शन को हमने बोला ER कैप, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर लिखा था ET कैप। 2 यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन किए थे कि नहीं किए थे, बिल्कुल किए थे। अगर मैं इस रेडियल वेक्टर को या टेंजेंशियल वेक्टर को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है ना, तो रेडियल जो वेक्टर है, यानी AR वेक्टर जो अपने पास आया था, वो मेरे पास आया था माइनस का, ठीक है ना, कितना आया था, माइनस का आया था, ठीक है ना। और ये तो फोर्स हो गया ना, m नहीं आएगा, फिर हटाओ m को, हटाओ m को। तो a रेडियल जो अपने पास आया था माइनस का v²/r आया था, ठीक है ना। ये r क्या है, रेडियस है, क्या है ये, r जो अपने पास रेडियस है, ये रेडियस r, ठीक है, ये r क्या है, रेडियस अपने पास। तो mv²/r है, ये गामा नहीं है, मेरा लग रहा है गामा टाइप का, तो r नहीं, r है ये, ठीक है। या इसको हमने बोला था, यस, ये जो है वो है E रेडियल कैप, ठीक है ना, ER कैप, R बोल दो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। फिर दूसरी बात मैंने बोला था कि यस, जो अपने पास जो टेंजेंशियल जो वेक्टर आया था उसको हमने बोला था dv/dt, और ये आया था ET कैप, जब हम मान रहे थे कि स्पीड जो इंक्रीज हो रही है, तो ये अपने पास आया था। लेकिन अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो, मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब उस पार्टिकल की स्पीड जो वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। जब कांस्टेंट स्पीड है तो इसका मतलब AT कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। AT जब 0 हो गया तो यानी 0 हो गया, जब AT 0 हो गया ना तो ये भी 0 हो गया, मतलब नेट जो एक्सेलरेशन केवल और केवल लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब इस पार्टिकल की स्पीड तो कांस्टेंट है, यानी v तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन इसके वेलोसिटी कांस्टेंट है, बदल नहीं रही, फिर भी जो है स्पीड कांस्टेंट है। एक एक्सेलरेशन लगेगा अंदर की तरफ, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन कब आता है, जब भी वेलोसिटी में चेंज हो तो ये आता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज कैसे हो सकता है, या तो डायरेक्शन बदले या मैग्नीट्यूड बदले। मैग्नीट्यूड तो हमने कांस्टेंट मान रखा है, तो इसमें क्या बदल रही है, डायरेक्शन। ये देखो डायरेक्शन बदल रही है, हर एक सिचुएशन के ऊपर डायरेक्शन अलग अलग है। हालांकि जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमने कांस्टेंट माना है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रही है। तो इस सिचुएशन में हर एक
हर एक पॉइंट के ऊपर इसके जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, इसको इसलिए बोलते हैं इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर्कुलर मोशन के लिए दोनों हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन सेंट्रीपिटल तो मिनिमम, सेंट्रीपिटल तो एटलीस्ट एक्सेलरेशन होना ही चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होना ही चाहिए। कोई भी यदि पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में मोशन कर रहा है, जैसे हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस सिचुएशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन दे रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देता है, वो कौन सा केस होता है? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है भाई साहब, तो वहां पर कूलम्ब फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक रस्सी है, उस रस्सी से आप पत्थर को बांधो और जोर से ऐसे घुमाओ, तो उस सिचुएशन में वो जो पत्थर है वो घूम रहा है, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है टेंशन फोर्स, उस रस्सी का टेंशन फोर्स। तो एक्सेलरेशन जो है अलग अलग फोर्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होना चाहिए अगर आप सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हो तो, समझे? ठीक है। अब ये मुझे बेसिक इंट्रोडक्शन देनी थी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम चलते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है, देखो कि हम जो है एक गाड़ी को टर्न करवा रहे हैं सड़क के ऊपर, ठीक है ना। एक सड़क के ऊपर गाड़ी को टर्न करवा रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और वो जो रोड है वो एकदम समतल है, प्लेन रोड है, ठीक है, लेवल रोड है, लेवल रोड है। तो जब हम किसी गाड़ी को, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि ये ट्रैक आए, जैसे मैं बोलूँ कि ये अपने पास एक सड़क है, जैसे अपने पास एक सड़क है ये वाली, और ये अपने पास एक सर्कुलर मोड आ गया। अभी सर्कुलर मोड में क्या हो रहा है कि गाड़ी टर्न लेना चाह रही है, गाड़ी टर्न लेती है, तो आपने लिया होगा गाड़ी में टर्न, आपने महसूस किया होगा आपको स्पीड घटानी पड़ती है। अगर आप स्पीड घटाओगे नहीं तो आपने देखा हो इसकी जो रेडियस यदि मैं बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से सेंटर आ जाएगा और इसकी रेडियस कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, एवरेज रेडियस मैं बोलूं यहाँ से। आपने देखा होगा स्पीड घटानी पड़ती है। अगर स्पीड आप नहीं घटाओगे तो आपने देखा होगा कि आपकी जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है, आपकी जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है, ठीक है ना, आपकी जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है वो टेंडेंसी ऑफ मोशन किस तरफ होती है? बाहर की तरफ जाने की, बाहर की तरफ जाने की। आप खुद सोचो, जब एक कार है वो चल रही है, ठीक है, स्ट्रेट चल रही है, लेकिन जैसे टर्न आया तो ऐसे हम हैंडल को घुमाते हैं, तो क्या करते हैं, ये गाड़ी ऐसे ऐसे बाहर की तरफ स्किड होना चाहती है, बाहर की तरफ मूव करना चाहती है। क्यों? चूंकि ये जो गाड़ी है इसके ऊपर दो प्रकार के एक्सीलरेशन लग रहे हैं। अगर आप एक्सीलरेटर के ऊपर आपने पैर रख रखा है तो आपका जो है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी आएगा, और ऑब्वियस बात है रेडियल एक्सीलरेशन तो आएगा। आप ये बताओ मुझे कि जिसका जो रेडियल एक्सीलरेशन जो है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते थे, वो कौन दे रहा है? कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स है प्यारे दोस्तों? सेंटर से इस तरफ जो कौन सा फोर्स है इस बॉडी के ऊपर? या कार ले लेते हैं, ये कार है, ठीक है, कौन सा फोर्स है? यहाँ पर जो फोर्स है ना प्यारे दोस्तों, वो है फ्रिक्शन फोर्स। टायर, गाड़ी के टायर और सड़क के बीच में जो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, जब वो टर्न लेती है तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है। वो फ्रिक्शन फोर्स जो वो बैलेंस करता है इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ठीक है ना। जब हम किसी सिस्टम को एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम उसको सोल्व करें तो हमें एक फोर्स जो हमें एज्यूम करना पड़ता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन यदि आप उसी सिस्टम को ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्व करते हैं तो आप उसको बोलते हो सेंट्रीपिटल फोर्स। बात एक ही है, अलग अलग नहीं है फोर्सेज ये, लेकिन देखने का नज़रिया है जी, और कुछ नहीं है। आप कौन सी भी फ्रेम में ले सकते हो। आप जब इस गाड़ी की फ्रेम में बैठ जाओगे तो आप देखोगे कि आपके ऊपर एक एक्सीलरेशन लग रहा है, ठीक है, शैडो फोर्स बोलते हैं जिसको, और वो बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक एक्सीलरेशन लगता है अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल, सर्कुलर मोशन कर रही है। और जब जब सर्कुलर मोशन होगी, जब जब सर्कुलर मोशन होगी ना, तब तब क्या होगा?
सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा ही आएगा। लेकिन यदि आप इसको ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हो, चलो सबसे मैं अलग अलग कर देता हूँ। अगर आप ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हो, ग्राउंड फ्रेम, ठीक है ना, ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्व करोगे तो आपको बाहर की तरफ कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप तो सिंपल देखो, सर्कुलर मोशन कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो एक बात बताओ, इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये जो फोर्स लगेगा इन टायरों के कारण लगेगा। ये वाला टायर, ये वाला टायर, चारों टायरों के ऊपर लगेगा। ये F1, F2, F3, F4 फ्रिक्शन है। सबको मिलाकर मैं एक कैपिटल F लिख देता हूँ। ये इस कैपिटल F इक्वल टू हो गया F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है, सब मिला करके, ठीक है। ये जो नेट जो फ्रिक्शन होगा ना प्यारे दोस्तों, वो जो हो गया वो हो जाएगा म्यू n/n, ठीक है, म्यू × n। सही बात है, बराबर से, बिल्कुल से, म्यू × n होगा। अच्छा, n जो है, देखो ये तो मैं इसका ऐसे देख पा रहे हो आप, अदरवाइज गाड़ी तो ऐसे होती है ना, ये अर्थ सरफेस है और अर्थ के ऊपर गाड़ी ऐसे टर्न कर रही है, तो इसका जो नॉर्मल है इसके mg से बैलेंस हो रहा है। यानी नॉर्मल जो है, मतलब सभी टायरों से n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, वो जो नॉर्मल है वो हो जाएगा अपने पास m/g, ठीक है ना, होगा, बिल्कुल होगा। तो n सो मैं फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको हो जाएगा अपने पास म्यू mg, और क्या फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल होनी चाहिए, F = ma, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, तो ma, और सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन होगा वो होता है mv²/r, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो v जो आएगा ना, इसकी वैल्यू वो रूट में आ जाएगी μrg। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, एक बात बताना, मुझे एक बात बताओ, जब हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, जब हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो ग्राउंड फ्रेम में हमें क्या लगेगा, जब आप देखो ग्राउंड फ्रेम में आप एनालिसिस करो, जब आप किसी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हो ना, तो होता क्या है, वो बाहर की तरफ स्पीड होना चाहती है। जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे वो बाहर की तरफ खिसकेगी, जितनी ज़्यादा स्पीड बाहर की तरफ खिसकेगी। मतलब स्पीड बढ़ाने से सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन होगा यानी v²/r, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। वो कितनी स्पीड मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं ताकि ये आसानी से टर्न करने लग जाए, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, ठीक है ना। मैक्सिमम कितनी स्पीड बढ़ा दें उसके लिए हमें वो फॉर्म कंडीशन चाहिए। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, फ्रिक्शन की वैल्यू एक हद है, लिमिट है फ्रिक्शन की, कितनी है, μn, यानी μmg इसकी एक लिमिट है। ये जो है वो μmg जो इसकी लिमिट है, ठीक है ना, लिमिट है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम फ्रिक्शन, ये इतना ही लगा सकता है। इसका मतलब अगर मैं इस मैक्सिमम को mv²/r के इक्वल कर दूं तो ये मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो ये जो स्पीड है वो प्यारे दोस्तों वो मैक्सिमम स्पीड है, सेफेस्ट मैक्सिमम स्पीड, जहां जिस स्पीड से यदि आप टर्न करोगे तो आराम से आप टर्न कर जाओगे बिना स्किड किए हुए। लेकिन आपने अगर इस स्पीड से ज़्यादा अपनी स्पीड रखी गाड़ी की तो बाहर की तरफ मूव करेगा, बाहर की तरफ मूव करोगे, आप बाहर की तरफ भाग जाओगे। जैसे अगर और भी अच्छे से एनालिसिस करूँ ना तो इसमें सूडो फ्रेम, मतलब मैं बोलूँ कि कार फ्रेम में देखो, कार फ्रेम की यदि मैं बात करूँ तो कार फ्रेम में अगर मैं बैठ जाऊँ तो मुझे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कार फ्रेम में इसके बाहर की तरफ हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू इक्वली होती है। सूडो फोर्स जो है भैया, जो सूडो फोर्स है ना, सूडो फोर्स जो है वो वास्तव में m/ac होता है, और वो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी mv²/r, और अंदर की तरफ लग रहा है μmg, ठीक है ना, f जो है वो लग रहा है μmg। अब बाहर की तरफ स्किड ना हो पाए, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, μmg की वैल्यू जस्ट इक्वल टू mv²/r कर दो, ठीक है, क्योंकि अगर ये वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, स्पीड ज़्यादा हो गई तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब ये इस तरफ खिंच जाएगा,
ठीक है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है प्यारे दोस्तों। अगर आप स्पीड घटाओगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि ये अंदर की तरफ चली जाएगी, नहीं 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 नहीं, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग है, स्टैटिक फ्रिक्शन है ये काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो जैसे ही आप स्पीड घटाओगे तो ये भी घट जाएगा, बैलेंस में रहना चाहिए। हम लिमिट कंडीशन की बात करें तो लिमिट कंडीशन के लिए मैं लिख सकता हूँ, लिमिट कंडीशन के लिए मैं लिख सकता हूँ कि जो mv² जो r है ना, वो जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल हो सकता है म्यू mg के, यानी v की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल हो सकती है √ में म्यू rg की। ये अपने पास है और यहीं अपने पास आई थी स्पीड। तो ये अपने पास एक कंडीशन है कि आप जो है अपनी स्पीड की लिमिट आप इतनी रख सकते हो, म्यू rg मैक्सिमम स्पीड है, आप इसके ज़्यादा में स्पीड को बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही इस स्पीड लिमिट को क्रॉस करोगे, मान लो एक इंसान है वो बहुत तेज़ चल रहा है, बोला मैं तो इतनी स्पीड से चलूँगा, इतनी स्पीड से टर्न करूँगा, मैंने बोला कर ले, उसकी स्पीड इस स्पीड से सेफ स्पीड से ज़्यादा थी, तो वो बाहर की तरफ स्किड करेगी उसकी गाड़ी, एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा है। तो अब इंजीनियर्स जो भाई साहब हैं उनके दिमाग में एक विचार आया कि क्या करें ताकि हम स्पीड लिमिट को बढ़ा सकें, क्योंकि हम रुकने वाले तो हैं नहीं, हम बड़े, ठीक है, जल्दबाजी में रहते हैं। हमारे जीवन में इतनी जल्दीबाजी इतनी किसी भी पशु किसी प्राणी में नहीं मिलती। एक मनुष्य ऐसा है कि सारे दिन बेचैन रहता है, भागता रहता है। वो कहता है नहीं मेरे को स्पीड बढ़ानी है। तो इंजीनियर ने बोला आप स्पीड बढ़ा सकते हो। उन्होंने बोला कैसे? ऐसा काम कर दूं मैं कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन, इसकी तो लिमिट वैल्यू है म्यू mg है, ठीक है ना। आप कितना फ्रिक्शन बढ़ाओगे, कितना बढ़ा सकते हो आप, ऐसा थोड़ा है कि आप जो है फ्रिक्शन ज़्यादा कर दोगे, फ्रिक्शन ज़्यादा कर दोगे तो टायर फटने लग जाएंगे, ठीक है, और घर्षण ज़्यादा होगा तो वो जलने लग जाएंगे टायर। इसलिए इंजीनियर ने सोचा कि एक फोर्स ऐसा लेके आ जाएं इस तरफ, अगर वो फोर्स और आ जाए तो हम स्पीड लिमिट को बढ़ा सकते हैं ताकि दोनों बैलेंस में हो जाएंगे। तो ये कौन सा फोर्स आ सकता है? एक बात बताओ, ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, नॉर्मल फोर्स ऐसे होता है, अगर मैं इस नॉर्मल फोर्स को इस तरफ अगर थोड़ा ले आऊँ तो कंपोनेंट जो है n sin थीटा n cos थीटा एक कंपोनेंट आ जाएगा n वाला, इससे फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। और यही किया जाता है बैंकिंग रोड में, ठीक है ना, वही हम देखेंगे, ठीक है। बैंक्ड रोड, जब रोड को हम बैंक कर देते, बैंकिंग ऑफ रोड समझते हो ना, उठा देते हैं, ठीक है, उनका जो ओरिजिनल लेवल होता है रोड का, उससे हम थोड़ा सा उसको बैंक कर देते हैं, उसको टर्न कर देते हैं किसी एंगल थीटा के ऊपर, और फिर हम चलाते हैं। अब देखना क्या होगा, अभी सिचुएशन में क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो सड़क को जो है वो बैंक कर देते हैं, उसको उठा देते हैं, किसी एक लेवल रोड से उसको उठा देते हैं। जब आप हाईवे पे जाओगे, नेशनल हाईवे, तो आप देखोगे बड़े बड़े टर्न होते हैं। पहली बात तो स्किड कर भी जाएगा तो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। दूसरी बात, वो अपनी रोड को थोड़ा सा उठा के रखते हैं, एक लेवल है उस लेवल से थोड़ा सा किसी एंगल के ऊपर उठा देते हैं, ठीक है ना, ओके, बिल्कुल वो उठा देते हैं। अब वो सिचुएशन इमेजिन करो, जैसे ये रोड है, लेवल रोड, ये लेवल रोड है, और उससे किसी एंगल थीटा के ऊपर इसने हमने उठा दिया इसको। तो किसी एंगल थीटा के ऊपर हमने इस रोड को उठा दिया भाई, ठीक है ना, ये एंगल थीटा के ऊपर हमने उठा दिया, ठीक है, उठा दिया थीटा के ऊपर, बिल्कुल हमने थीटा एंगल पर उठा दिया। अब जब आप थीटा एंगल पर उठा रखा है आपने, ठीक है ना, और आप एक गाड़ी लेकर चल रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये एंगल ऑफ, अगर ये थीटा ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज से भी हो तो भी ये आएगा नहीं इस तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन है, ठीक है ना। तो उसकी चिंता छोड़ दो आप। एक बार आप ये सोचो कि ये टर्न ले रहा है, ठीक है ना, ये जो रोड है वो इस तरह से उठा दी हमने, तो गाड़ी जो है वो ऐसे थी लेवल रोड पर, ऐसे थी ना गाड़ी,
लेकिन जैसे हमने उठा दी तो ये गाड़ी ऐसे हो गई। अब इसका नॉर्मल किसी ऐसे आएगा, ठीक है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। अब देखो जरा नॉर्मल क्या हो जाएगा, देखना जरा, देखना 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 देखना, ये हो गया नॉर्मल, हो गया, और ये हो गया mg। अगर मैं इस प्रॉब्लम को मैं एनालिसिस करूं इस फ्रेम में, इस गाड़ी के फ्रेम में बैठ करके, ठीक है, तो ये जो है वो इस प्रकार से सर्कुलर मोशन कर रही है ना, ऐसे कर रही है सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है। तो इसकी जो रेडियस है ना वो कुछ इस प्रकार से आएगी प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना, इसकी रेडियस इस प्रकार से सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन वो इस तरफ आएगा। लेकिन यदि मैं इस गाड़ी की फ्रेम में बैठ करके इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूं तो क्या मुझे बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना चाहिए, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वास्तव में शैडो फोर्स होता है, उसकी वैल्यू सेम ही होती है, कितनी होती है, mv²/r। ओके, हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ऐसे टर्न ले रही है अभी ये, ठीक है ना, ऐसे, ये ऐसे सड़क है, ऐसे सड़क है, ठीक है ना, ये ऐसे सड़क है, अब ये टर्न ले रही है ऐसे, ठीक है। तो इसका जो सर्कल है ना वो प्यारे दोस्तों, वो सर्कल ऐसे बनेगा, इसका याद रखना, ऐसे ऐसे बनेगा सर्कल, ऐसे आगे की तरफ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बनेगा। तुम तो ये बताओ मेरे को कि इसको सोल्व करना हमें, हाँ सोल्व कर लें, बिल्कुल कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस तरफ एक कंपोनेंट लूँ, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लूँ, तो क्या ये एंगल थीटा है क्या, ये जो थीटा है, ठीक है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये 90 - थीटा, ये थीटा। तो इस तरफ जो एक नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा n sin थीटा, ठीक है, और ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा वो होगा n cos थीटा। तो इसको मैं लिख देता हूँ n cos थीटा, ठीक है, n cos थीटा हो गया, n sin थीटा हो गया। अब दूसरी बात, अगर मैं mv² के भी कंपोनेंट ले लूँ, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट में ले लूँ, तो देखो क्या होगा, ठीक है, mg के अपने पास ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया n cos थीटा। अब देखो अगर मैं mg के इसके कंपोनेंट ले लेता हूँ mv² बाई r के, एक बात बताओ जरा, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 90 - थीटा, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में यदि मैं कंपोनेंट ब्रेक करूँ इसको, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में यदि मैं कंपोनेंट ब्रेक करूँ, तो मैंने n को तो गलत ही कर लिया, फिर तो मैंने n को तो ऐसे ही मैंने ब्रेक कर लिया, फिर तो मेरे को mg को कर लेना चाहिए था। अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मुझे n को न करके इसको mg को कर लूँ और एक mv² बाई r को कर लूँ, काम बन जाएगा। देखो आप जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे भी चूज़ कर सकते हो, हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे भी सोल्व करो, ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसे सोल्व करोगे तो देखो एक तो n वाला कंपोनेंट होगा, एक mg वाला आ गया, ठीक है ना। दूसरी बात, ये अपने पास mv² बाई r है, लेकिन अब देखो फ्रिक्शन की कॉन्सेप्ट आएगी, तो फ्रिक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो हम मैक्सिमम चाहते हैं, ठीक है ना, कि कितनी मैक्सिमम स्पीड रखूँ मैं, ठीक है ना, ये ऐसे टर्न ले रखा है इसने, इस रोड को ऐसे उठा रखा, कितनी मैक्सिमम स्पीड से चलूँ मैं, ठीक है ना, कितनी मैक्सिमम स्पीड चलूँ ताकि मैं आराम से टर्न कर सकता हूँ। तो जब हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो हमें पता है ना, बाहर ऊपर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ स्लाइड होती है गाड़ी, अपना जो रेडियस है, देखो इसको और भी फील करें, तो फील करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, फील करवाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम कर दूँ, ये जो mg है अगर मैं इसको इस तरफ से ब्रेक करूँ तो ये हो जाएगा अपने पास mg cos थीटा, कितना हो जाएगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा, कितना आ जाएगा mg sin थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा mg sin थीटा, बहुत बढ़िया, mg cos थीटा mg sin। अब देखो mv² बाई r को कंपोनेंट करो, इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा mv² बाई r का, ठीक है ना,
हाँ तो ये थीटा, ये 90 तो ये थीटा, तो ये हो गया अगेन थीटा, तो ये हो जाएगा mv² कोस थीटा, और इस तरफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा mv² साइन थीटा। अब एक बात होता, अब अच्छे से बता, मैं ये वाली जो फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम में इससे क्यों ले रहा था, अब फीलिंग आएगी। एक बात बताओ, जब मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा, गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ाऊंगा, स्पीड बढ़ाऊंगा, जब स्पीड बढ़ाऊंगा तो ये फैक्टर बढ़ेगा, ये फोर्स बढ़ेगा, तो ये गाड़ी क्या करेगी, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ आना चाहेगी, ठीक है ना, ऊपर की तरफ आना चाहेगी, ठीक है। तो सड़क के ये बाहर की तरफ स्लाइड होने, ये डिवाइडर के ये जो एंड है वहाँ से ये बाहर की तरफ जाना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम कितनी स्पीड रखें ताकि आराम से टर्न कर सकें। एक बात बताओ, मैक्सिमम स्पीड के लिए ये गाड़ी बाहर की तरफ टेंडेंसी ऑफ मोशन रखेगी ना, मैक्सिमम स्पीड जा रहा हूँ तो ये बाहर की तरफ जाना चाहेगी, तो फ्रिक्शन जो है वो अंदर की तरफ लगेगा। ये है इंपॉर्टेंट बात। मैं चाहता हूं कि वी मैक्सिमम कितनी आ जाए, हम चाहते हैं कि वी मैक्सिमम कितनी आ जाए, तो वी मैक्सिमम के केस में जो फ्रिक्शन है वो अंदर की तरफ लगेगा प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, ये वाला। तो जब फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, अब देखो आप बैलेंस कर दो, बस बैलेंस करो तो देखो क्या होगा, एफ प्लस एम जी साइन थीटा, एफ प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू mv² कोस थीटा। दूसरी बात, n जो होगा n वो कितना होगा, mg कोस थीटा प्लस mv² साइन थीटा, mv² साइन थीटा होगा, ठीक है। ये हो गया। अब f की वैल्यू μn रखो, n की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इससे v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो f की वैल्यू मैं μn रख देता हूँ, तो f की वैल्यू मैंने रखा μn, n की वैल्यू मैं रख देता हूँ mg कोस थीटा, ठीक है ना, mg कोस थीटा प्लस अपने पास कितना हो जाएगा mv² साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। ये हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया, ठीक है ना। अब प्लस में mg साइन थीटा हो रहा है, mg साइन थीटा इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा mv² कोस थीटा, mv², ठीक है ना। ये हो गया कोस थीटा, ओके सही है, ठीक है। अब देखो मेरे को v निकालना है ना, तो थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ये v इस तरफ लेके आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, देखो mg, ठीक है ना, और ये हो जाएगा म्यू कोस थीटा और माइनस का म्यू साइन थीटा, और यहाँ से जब मैं इस तरफ लेके आऊँगा ना तो मेरे पास हो जाएगा, देखना ज़रा, m कोस थीटा अपॉन r, ठीक है, m कोस थीटा अपॉन r हो जाएगा माइनस का म्यू m साइन थीटा अपॉन r हो जाएगा, ठीक है, r अपने पास ये हो गया, और ये हो जाएगा v², ठीक है ना, ओके बिल्कुल। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, देखो m से m अपने पास कैंसिल आउट हो गया, ओके। और अपने पास देखो v जो हो जाएगा आपकी बार √ में आएगा, और ये हो जाएगा rg, ठीक है ना, rg, और कोस थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो कोस थीटा से डिवाइड करोगे तो अपने पास हो जाएगा म्यू, ये प्लस है ना, ये प्लस है, तो म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है ना, 1 माइनस का म्यू टेन थीटा। ये जो वो स्पीड कौन सी है, वो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है ये, जिस स्पीड से आप आराम से, उसकी लिमिट आ गई, बैंकिंग रोड के ऊपर भी आपने लिमिट फाइंड आउट कर ली उस स्पीड की, मैक्सिमम की, ताकि वो स्किड ना करे। लेकिन व्हाट अबाउट द मिनिमम स्पीड, सर व्हाट अबाउट द मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड के केस में हम स्पीड घटाते जाएंगे, तो घटाएंगे तो ये गाड़ी नीचे की तरफ आना चाहेगी कि नहीं चाहेगी, क्यों, क्योंकि थीटा जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है, तो ये नीचे की तरफ आना चाहेगी, इसकी टेंडेंसी जो नीचे की तरफ होगी, क्योंकि mg साइन थीटा ज़्यादा लगने लग जाए, क्योंकि ये फोर्स घटेगा, स्पीड घटेगी तो नीचे की तरफ आएगी, तो अब की बार फ्रिक्शन यहाँ नहीं लग करके टेंडेंसी ऑफ मोशन नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, इस तरफ। और अब अगेन आप जो है सोल्व करो, इक्वेशन को रखो, पुट करो, तो आप जो सोल्व करोगे ना, तो मैं बता देता हूँ, जब आप सोल्व करोगे तो v मिनिमम जो है, सेफेस्ट स्पीड जो v मिनिमम जो √ में अपने पास आएगी rg म्यू प्लस टेन थीटा है ना, म्यू माइनस टेन थीटा हो जाएगा,
कुछ नहीं है, बस चेंज करना है, म्यू माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस म्यू टेन थीटा हो जाएगा। सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट कर लेना, वी मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है ना। अब हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, इसकी लिमिट ये आ गई। इस रेंज में आप आराम से मूव करवा सकते हो, इस रेंज में आप मूव करवा सकते हो आराम, इस रेंज में आप मूव करवा सकते हो, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब देखो, ये तो है जब हम गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम लिमिट आ गई, स्पीड एकदम ही कम कर देते हो तो मिनिमम स्पीड आ गई, इस रेंज में आप आराम से चला सकते हो। लेकिन जो गाड़ी, ये जो रोड है वो किस आइडियल सिचुएशन के लिए बनाई जाती है, वो इस आइडियल सिचुएशन के लिए बनाई जाती है कि फ्रिक्शन की टेंडेंसी हो ही ना। अगर मैं एम जी साइन थीटा को इक्वल कर दूं, अगर मैं एम जी साइन थीटा को इक्वल कर दूं एम वी स्क्वायर अपॉन आर कोस थीटा से, तो यहाँ पर हो जाएगा जी आर टेन थीटा, और ये अंडर रूट में आ गए वेलोसिटी। ये जो स्पीड है ये आइडियल, इस स्पीड के लिए जो सड़क है वो बनाई जाती है, वो डिजाइन की जाती है। इंजीनियर भाई साहब ये बोलते हैं कि भैया अंडर रूट जी आर टेन थीटा वाली स्पीड के लिए, इस स्पीड के अकॉर्डिंग हम उस रोड को हम किसी एंगल थीटा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर कोई पूछे थीटा कितना होना, किस थीटा के लिए हम बनाते हैं, तो हम बोलेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन रूट एम जी। वो लिमिट रख देते हैं, वो लिमिट रख देंगे, मैक्सिमम लिमिट रख देंगे और ये आइडियल लिमिट रख देंगे। इस लिमिट के लिए हम बना देते हैं, आराम से चली जाएगी। अगर गाड़ी इस स्पीड से आराम से चले तो आराम से एक आइडियल सिचुएशन में चली जाएगी, बिना कोई फ्रिक्शन लगे हुए। कोई फ्रिक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। ये हो गया, ठीक है, ये बैंकिंग रोड हो गया। हाँ, तो नोट करो एक बार, तो ये हमारे पास बेसिक बातें हुई, ठीक है ना। टर्न कैसे करते हैं, स्पीड लिमिट कैसे आती है, जो मिनिमम स्पीड हुआ, मैक्सिमम स्पीड हुआ, सेफेस्ट स्पीड हुआ, वो कितनी आती है, ठीक है ना, वो हमने डिस्कस किया। अब बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट भी आता है। एक ड्रम है, उस ड्रम में चिपका देते हैं मनुष्य को और वो घूमता रहता है, ठीक है ना। जैसे एक ये ड्रम है, ठीक है ना, एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर भाई साहब है, ये सिलेंडर, और ये सिलेंडर जो है ओमेगा रेडियन पर सेकंड की स्पीड से, एंगुलर स्पीड से ये घूम रहा है। और ये बोल रहा है कि क्या यहाँ पर एक व्यक्ति चिपकाया जा सकता है, क्या ये व्यक्ति चिपकाया जा सकता है, क्या वो गिरेगा नहीं। ये सरफेस जो वो रफ दे रखी है, क्या करेंगे, रफ सरफेस दे रखी है। तो एक बात बताओ, जब ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये इस प्रकार से रोटेट करेगा, ये भी एक सर्कल में रोटेट करेगा, साथ में रोटेट करेगा। तो इस फ्रेम में अगर बैठोगे तो क्या इसके बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। अगर उस फ्रेम में बैठ जाओगे तो बाहर की तरफ हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स लगाएंगे वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कुलर मोशन है ना, तो रेडियस ऑफ सर्कल होगी। बिल्कुल जी, अच्छा जी, वाह जी वाह। अच्छा एक बात बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के उसको बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल, सरफेस के बाहर की तरफ नॉर्मल लगती है ना जी, तो नॉर्मल इसको बैलेंस करेगी। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बैलेंस कर रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, यानी हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर। बट यहाँ पर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा एम जी, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ मोशन करना चाहेगा, लेकिन इस सरफेस में कुछ फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको रोक लेगा, फ्रिक्शन। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो mg है वो फ्रिक्शन फोर्स यानी म्यू एन के इक्वल होगा। दो इक्वेशन हो गई, एन की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, वो पर्टिकुलर स्पीड आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगी। तो एन की वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूँगा तो म्यू एन बोले तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों ओमेगा की जो वैल्यू आती है ना वो आती है अंडर रूट जी अपॉन म्यू आर। ओ माई गॉड, यस, जी बाई म्यू आर। अब वी निकालना, वी इक्वल टू ओमेगा आर कर दो, आर कर दो, आर स्क्वायर आ जाएगा तो जी आर अपॉन म्यू आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट भी आता है, साइक्लिस्ट है, कोई साइक्लिस्ट है, ठीक है ना, कोई साइक्लिस्ट है, ऐसे 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 ऐसे
ऐसे साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट जब टर्न लेते हैं तो उस साइकिल को अपने एक लेवल से वो ऐसे थोड़ा टिल्ट कर देते हैं। देखा है तुमने क्या साइकिल की रेस देखी है? जब साइकिलिस्ट ऐसे ऐसे, पहली बात तो उनकी जो साइकिल है वो भी थोड़ी एडवांस टाइप की होती है, पतले पतले टायर होते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से होती है। तो ऐसे बैठ कर वो ऐसे चलाते रहते हैं टायर, साइकिल चलाते रहते हैं, ठीक है, और चलती और ऐसे अचानक ऐसे किसी एंगल थीटा से ऐसे नॉर्मल, पहले तो ऐसा जब चलती है साइकिल तो नॉर्मल और mg बैलेंस रहते हैं, लेकिन अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए वो करता क्या है जी, वो फ्रिक्शन के साथ साथ नॉर्मल को भी इस तरफ अलाइन कर देता था कि नॉर्मल भी सेंट्रीपिटल फोर्स देने लग जाता है, जैसे वो बैंकिंग रोड वाले किए थे वही। तो ये क्या करेगा, वो थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, जैसे साइकिल था ना, वो साइकिलिस्ट ऐसे हो जाएगा, उसका ये गाड़ी की, ये साइकिल की तो टायर ये है, ठीक है ना, और ये अपने पास ये हैंडल हो जाएगा इसका, ये जी भाई साहब, ठीक है ना। इस सिचुएशन में होगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन जो इस प्रकार से लग रही है ना, तो होगा क्या, देखो ये ऐसे, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ है ऐसे, तो यहाँ पर जो अपने पास होगा n cos थीटा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा अपने पास n sin थीटा, ठीक है ना, और ये अपने पास mg है। अगर मैं फ्रिक्शन को भी अवॉइड करूँ, मान लो फ्रिक्शन भी नहीं है और टर्न करना है, तो भाई साहब कर सकता है टर्न फ्रिक्शन नहीं होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे देगा, n sin थीटा दे देगा। और अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन भी मान लो, स्पीड बढ़ाओगे, मैक्सिमम स्पीड करना है ना, तो इसको इस तरफ फोर्स फ्रिक्शन लगा दोगे, ठीक है ना, इस तरफ फ्रिक्शन लगा दोगे और इनको इक्वल कर दोगे mv²/r के, mv²/r के। सही है, बिल्कुल जी, ठीक है। और इसमें वो एंगल ऑफ रिपोज वाली कंडीशन तो है नहीं कि कम करोगे तो गिर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो फ्रिक्शन को एक बार अवॉइड करते हैं, हम क्या करते हैं जनरल, क्योंकि ऐसे जनरल पूछा रहता है, तो हम क्या करते हैं कि n sin थीटा को हम इक्वल कर सकते हैं mv²/r के, किसके, mv²/r के। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, n cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो v इक्वल टू आ जाएगा, जब दोनों की सोल्व करोगे ना तो v इक्वल टू आ जाएगा √ में rg tan थीटा, कितना आ जाएगा, rg tan थीटा, ठीक है। तो ये आ गया, ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है। बाकी इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो और भी अच्छे से आएगा। एक डेथ वेलो होता है, मौत का कुआं, ठीक है ना, इस प्रकार से आता है वो, कुछ इस प्रकार से ऐसे बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे दे दिया, हाँ ऐसे 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 दिया रहता है प्यारे दोस्त, ऐसे, हाँ जी ऐसे दिया हुआ होता है, ऐसे कोन की तरह ऐसे चलता रहता है उसमें ऐसे। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें देखो ना ज़रा, इसमें नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से आ जाती है, ठीक है ना, इस प्रकार से नॉर्मल रिएक्शन आ जाती है, नॉर्मल रिएक्शन आ जाती है। यहाँ से हम कर देंगे, ये जो है एंगल थीटा हो जाएगा, ये n sin थीटा हो जाएगा, ये mg हो जाएगा, दोनों को बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम आसानी से डिस्कस करेंगे जब हम जेई एडवांस और जेई मेंस की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक हो गया। अभी मेरे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी पढ़ाना बाकी है, पुली ब्लॉक सिस्टम भी पढ़ाना बाकी है, थोड़ा सा वो क्वेश्चंस के साथ साथ हम बताते रहेंगे, ठीक है ना। तो बस इतना ही रखते हैं इसके लिए, बाकी सेम ही है, अप्रोच सेम रखना बस इसमें, ठीक है। इसमें हो गया, उसमें n cos थीटा को आप mg के इक्वल कर दो, n sin थीटा इक्वल mv²/r, वही फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया। तो अब हम इसको यहीं रखते हैं, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना तो सबको एक साथ ले लेंगे, ठीक है, चिंता मत करना। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।